नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता दिवस पर एक खास चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर पर एक छुट्टी का दिन नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है, संघर्ष है, कुर्बानियां हैं, बंटवारे का दर्द भी है और हाँ, एक नए देश की उम्मीदें भी जुड़ी हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक देश ने अपनी आज़ादी पाई, क्या कीमत चुकाई और आज ये दिन कैसे मनाया जाता है। देखिए, कहानी तो सदियों पहले शुरू होती है। यूरोपीय व्यापारी आए, मसाले, व्यापार, धीरे धीरे उनका असर बढ़ने लगा। खासकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आई थी। धीरे धीरे वो एक राजनीतिक ताकत बन गई, है ना? फिर आया 1857 का साल, वो विद्रोह। जी, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। वो पूरी तरह कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन उसने अंग्रेजों को हिला दिया। नतीजा ये हुआ कि 1858 में ब्रिटिश सरकार ने सीधे कमान संभाल ली। कंपनी राज खत्म, ब्रिटिश राज शुरू। और इसी ब्रिटिश राज के साये में धीरे धीरे भारतीयों में वो भावना जागी, राष्ट्रवाद की, अपनी पहचान, अपना देश। हाँ, और इसको एक संगठित रूप देने में 1885 में जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनी, वो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम था। शुरू में तो शायद वो लोग बस कुछ अधिकार मांग रहे थे। हाँ, शुरू में मांगे सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये मांग पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब पूरी आजादी में बदल गई। और फिर 20वीं सदी में गांधी जी आए। उनके आने से तो जैसे पूरे आंदोलन को एक नई दिशा मिल गई। उनके वो तरीके, अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा। बिल्कुल, इन्होंने आम लोगों को, मतलब बिल्कुल आम जनता को इस लड़ाई से जोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात है, हम 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन क्या हमेशा से यही तारीख थी स्वतंत्रता दिवस की? नहीं, ये एक बहुत रोचक किस्सा है। बात है 1929 की, दिसंबर का महीना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। वहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरह आजादी, कोई ब्रिटिश दखल नहीं। एग्जैक्टली। और तय ये हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, एक तरह से स्वतंत्रता दिवस। अच्छा, तो 26 जनवरी। हाँ, 26 जनवरी। इसका मकसद सिर्फ मनाना नहीं था, बल्कि लोगों में जोश भरना था और अंग्रेजों पर दबाव डालना था कि भैया पूरी आजादी चाहिए। तो 1930 से 1947 तक कांग्रेस और बाकी लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मानते थे। तो फिर 15 अगस्त कैसे आई? इसमें दूसरे विश्व युद्ध का क्या रोल था? हाँ, दूसरा विश्व युद्ध एक बड़ा कारण बना। ब्रिटेन जीत तो गया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। उनके लिए मुश्किल हो गया होगा इतने बड़े देश को संभालना। बहुत मुश्किल। ऊपर से भारत में आजादी का आंदोलन तो चल ही रहा था, वो भी पूरे जोर पर। दुनिया भर में भी माहौल बदल रहा था, उपनिवेशवाद के खिलाफ। तो इन सब चीजों को देखते हुए फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप देगी। जून 1948? लेकिन आजादी तो अगस्त 1947 में मिली, एक साल पहले लगभग। ये कैसे हुआ? ये बदलाव किया भारत के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने। उनको शायद ये डर था कि अगर जून 1948 तक इंतजार किया तो हालात बिगड़ सकते हैं। मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद बढ़ रहे थे, देश में दंगे फैल रहे थे। उन्हें लगा कि शायद अंतरिम सरकार ही ना चल पाए। तो उन्होंने जल्दी कर दी। हाँ, उन्होंने सत्ता सौंपने की प्रक्रिया तेज कर दी और तारीख चुन ली 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त ही क्यों, कोई खास वजह? दिलचस्प बात यह है कि ये तारीख दूसरे विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर की दूसरी सालगिरह थी, तो माउंटबेटन के लिए शायद एक प्रतीकात्मक तारीख थी। और इसी जल्दबाजी में क्या विभाजन की बात भी तय हो गई? हाँ बिल्कुल। तारीख तय होने के साथ साथ 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की योजना को भी मंजूरी दे दी। भारत और पाकिस्तान? और फिर कानून बना। जी, ब्रिटिश संसद ने फटाफट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया। इसी कानून ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत का विभाजन और 2 नए देश, भारत और पाकिस्तान का बनना तय कर दिया। और फिर आई वो रात, 14 अगस्त 1947 की आधी रात। कहते हैं जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था। हाँ, वो ऐतिहासिक पल। दिल्ली में संविधान सभा का विशेष सत्र चल रहा था, रात का वक्त था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति बने। और उसी रात जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से वादा। जी हाँ, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। बहुत ही भावुक और यादगार भाषण था वो। उसकी कुछ लाइनें तो आज भी याद हैं।
हमने नियति से एक वादा किया था, आधी रात के घंटे के साथ, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता, इन सब का अंत करना। वाकई 20वीं सदी के महान भाषणों में गिना जाता है इसे। बिल्कुल, एक नए राष्ट्र के सपने थे उसमें, चुनौतियां भी थीं। और फिर 15 अगस्त की सुबह नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने। और लॉर्ड माउंटबैटन पहले गवर्नर जनरल। हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, हालांकि वो थोड़े ही समय के लिए थे। लेकिन ये जो आजादी का जश्न था, इसके साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी भी जुड़ी हुई थी, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। हाँ, और ये उस दौर की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। आजादी आई, लेकिन बंटवारे के साथ। धर्म के आधार पर देश बंट गया, भारत और पाकिस्तान। और इस बंटवारे ने जो विस्थापन देखा, वो शायद मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। आंकड़े क्या कहते हैं? 1951 की जनगणना का जिक्र है स्रोतों में। उसके हिसाब से करीब 1,45,00,000 लोग। सोचिए, लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर, अपनी जमीन सब छोड़कर सीमा पार करनी पड़ी। 1.5 करोड़ लोग, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। इनमें से करीब 72 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए, पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। और लगभग इतने ही 72 लाख से कुछ ज्यादा हिंदू और सिख पाकिस्तान वाले इलाकों से भारत आए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उजड़े हुए परिवार हैं, खोई हुई जिंदगियां हैं। सही कहा। और ये सब शांति से नहीं हुआ। खासकर पंजाब और बंगाल, जिन्हें बीच से काट दिया गया था, वहां भयानक दंगे भड़क उठे। सांप्रदायिक दंगे। कितनी जाने गईं? अनुमान अलग अलग हैं, कोई सटीक संख्या देना मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि 2.5 लाख से लेकर 10 लाख लोग मारे गए, लाखों घायल हुए। महिलाओं के साथ जो हुआ वो तो कहा भी नहीं जा सकता। इंसानियत जैसे खत्म हो गई थी उस वक्त। ये बताते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोतों में लिखा है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। ये इतिहास का एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक हिस्सा है। और इस दर्द की गहराई शायद इस बात से और पता चलती है कि जब दिल्ली में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? हाँ, ये एक अजीब विरोधाभास है। जब दिल्ली जश्न मना रही थी, गांधी जी वहां नहीं थे। वो कलकत्ता में थे, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। वहां क्या कर रहे थे? वहां वो दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए। उन्होंने 24 घंटे का उपवास रखा था शांति के लिए। मतलब उनके लिए आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी? बिल्कुल नहीं। उनके लिए असली आजादी लोगों के दिलों में थी, भाईचारे में थी। ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। आज कैसे मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस? आज ये भारत का राष्ट्रीय पर्व है। पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। जो मुख्य सरकारी समारोह होता है वो दिल्ली के लाल किले पर होता है। हाँ, वो तो टीवी पर हम सब देखते हैं। जी। इसकी शुरुआत वैसे एक दिन पहले शाम को हो जाती है, जब राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। फिर 15 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। और वो 21 तोपों की सलामी, रोंगटे खड़े कर देने वाला पल होता है वो। हाँ, ध्वजारोहण, फिर राष्ट्रगान और फिर 21 तोपों की सलामी। इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, बताते हैं सरकार ने क्या किया, आगे क्या योजनाएं हैं, देश के सामने क्या चुनौतियां हैं। परेड भी होती है। जी, सेना की परेड होती है, स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं। काफी भव्य समारोह होता है। और राज्यों में, दिल्ली के बाहर? ये सिर्फ दिल्ली में नहीं होता, हर राज्य की राजधानी में भी ऐसे ही कार्यक्रम होते हैं। वहां राज्यपाल झंडा फहराते हैं, मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेते हैं। और छोटे शहरों, कस्बों में? हर जगह, जिला मुख्यालयों पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी दफ्तरों में, सब जगह झंडा फहराया जाता है। स्कूलों में तो बच्चे खास तैयारी करते हैं, देशभक्ति के गीत, नाटक, कहानियां। हाँ, स्कूलों के दिनों की याद आ गई। और आम लोग कैसे मनाते हैं? आम लोगों में भी बहुत जोश रहता है। लोग अपने घरों पर, दुकानों पर, यहाँ तक कि अपनी गाड़ियों पर भी तिरंगा लगाते हैं। देशभक्ति के गाने खूब बजते हैं। हाँ, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं आजादी से जुड़ी हुई। और एक और बहुत मजेदार चीज होती है, पतंगबाजी। हाँ, पतंगे। दिल्ली में और गुजरात में भी शायद आसमान भर जाता है। बिल्कुल। पुरानी दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे शहरों में तो 15 अगस्त मतलब पतंगों का दिन। हजारों रंग बिरंगी पतंगे, लोग छतों पर जमा होते हैं, पेंच लड़ाते हैं। वो एक अलग ही माहौल होता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, शायद आजादी का प्रतीक भी है, वो उड़ती हुई पतंगे। हाँ, कह सकते हैं। वो उन्मुक्तता, वो आजादी का एहसास दिलाती हैं। मुझे भी याद है बचपन में 15 अगस्त को
छत पर पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और था। वो हवा में लहराती पतंगे, जैसे खुद आजादी का जश्न मना रही हूं। और जो भारतीय विदेश में रहते हैं वो भी मनाते हैं इसे। हाँ जी, बिल्कुल। दुनिया भर में जहां भी भारतीय समुदाय हैं, वो लोग भी इस दिन को बहुत गर्व से मनाते हैं। न्यूयॉर्क में तो बहुत बड़ी इंडिया डे परेड होती है। अच्छा। हाँ, उसमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। ऐसे ही कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह कार्यक्रम होते हैं। ये उनके लिए अपनी जड़ों से जुड़ने का एक मौका होता है। तो ये तो हुई जश्न और उल्लास की बात, लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत इशारा करते हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी हैं। हाँ, ये भी सिक्के का दूसरा पहलू है। स्वतंत्रता दिवस का ये उत्सव हमेशा एकदम शांत और बिना किसी बाधा के नहीं रहा है। अगर हम इतिहास देखें तो आज़ादी के कुछ साल बाद ही 1950 के दशक में नागा नेशनल काउंसिल जैसे समूहों ने उत्तर पूर्व में इसका बहिष्कार किया था। उनकी अपनी मांगें थीं। और ये बहिष्कार या विरोध बाद में भी जारी रहा? हाँ, दुर्भाग्य से ये चीज़ें होती रही हैं। खासकर 80 के दशक के बाद नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलगाववादी समूह रहे हैं, जैसे उल्फा, एनडीएफबी। ये अलग राज्य या देश की मांग करते रहे हैं। तो ये लोग विरोध करते हैं? हाँ, इन्होंने कई बार स्वतंत्रता दिवस समारोहों का बहिष्कार किया है, बंद का आह्वान किया है और कभी-कभी हिंसक घटनाएं भी की हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी समूहों की तरफ से विरोध प्रदर्शन, बंद, हमले, ऐसी खबरें आती रही हैं। विरोध कैसे जताते हैं? स्रोतों में जिक्र है कि कभी काले झंडे दिखाकर तो कभी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके भी विरोध जताया गया है। और आतंकवादी हमलों का खतरा? हाँ, ये गंभीर चिंता रही है पिछले कई सालों में। लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों की तरफ से धमकियां मिलती रही हैं। 15 अगस्त के आसपास कुछ हमले हुए भी हैं। माओवादी संगठन भी? हाँ, देश के कुछ हिस्सों में जो माओवादी या नक्सलवादी संगठन सक्रिय हैं, उन्होंने भी कई बार बहिष्कार का आह्वान किया है। तो इन सब खतरों को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत कड़े होते होंगे। जाहिर है, बहुत ज्यादा कड़े। खासकर दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर जैसे बड़े शहरों में तो सुरक्षा अभूतपूर्व होती है। हजारों पुलिस वाले, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाती है। लाल किले के आसपास तो शायद कई दिन पहले से। हाँ बिल्कुल, लाल किले के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। उसे नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। समारोह के दौरान मतलब कोई विमान ऊपर से नहीं उड़ सकता, ताकि कोई हवाई हमला ना हो सके। जी, जगह जगह चेकिंग होती है, खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पे रहती हैं। तो ये दिखाता है कि इस राष्ट्रीय पर्व के जश्न के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी जुड़ी है, सुरक्षा की। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, हमने इतिहास देखा, आज़ादी के साथ जो बंटवारे का दर्द आया उसे समझने की कोशिश की, आज के जश्न के रंग देखे और सुरक्षा चुनौतियों पर भी बात की। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये कई चीजों का प्रतीक है। ये याद दिलाता है उस लंबे संघर्ष की, उन कुर्बानियों की जिनसे हमें आज़ादी मिली। ये हमें बंटवारे के उन जख्मों की भी याद दिलाता है जो शायद पूरी तरह कभी भरे नहीं। वो जो आंकड़े हमने देखे, वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो उन लाखों जिंदगियों की कहानी है जिनका असर आज भी महसूस होता है। और साथ ही ये आज के भारत का प्रतीक भी है, उसकी विविधता, उसका उल्लास, उसकी जीवंतता, लाल किले के समारोह से लेकर मोहल्ले की पतंगबाजी तक। हाँ, और ये हमें नेहरू के उस नियति से वादे की भी याद दिलाता है। वो सपने जो देखे गए थे, गरीबी मिटाने के, अज्ञानता दूर करने के, सबको बराबर मौके देने के। तो ये दिन एक मौका है सोचने का कि हम उन सपनों के कितना करीब पहुंचे और क्या करना भी बाकी है। ये उत्सव भी है, यादें भी हैं और एक तरह से आत्मचिंतन का मौका भी। बिल्कुल। और जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस पे सोचिएगा जरूर। भारत का इतिहास इतना जटिल है, हमारा समाज लगातार बदल रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, उनकी सोच, उनकी उम्मीदें अलग हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में अगली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता दिवस के मायने कैसे बदल सकते हैं, उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या होगा, वो इस दिन को कैसे याद करेंगे, कैसे मनाएंगे।